तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश मातनेलिया आशा करता हूं आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक। जिन बच्चों का फिजिक्स का अच्छा पेपर नहीं हुआ है वो केमिस्ट्री पेपर को अच्छा करके अपने मार्क्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में। तो उस 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, तो 2 क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन डी में, ठीक है। 29 को नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले ये तो आपको आना चाहिए फिलअप करना। कल केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 043, डे आपका क्या थर्सडे और 27/2/2025। डिसेबिलिटी वाले कॉलम में आपको नो लिखना होता है, इस बॉक्स को आपको हाइफन लगा देना होता है, या तो फिर क्या करना होता है इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं आप इसमें। तो बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ बोलिए, यहाँ पे नो लिख दीजिएगा, यहाँ नो लिख दीजिएगा, सप्लीमेंट्री का न्यूड नहीं पड़ेगा, इसको भी नो लिख सकते हैं। यहाँ पेपर कोड होगा और यहाँ सेट नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ नाम फिलअप करना आपको है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, सेंटर नंबर 6 नंबर का होगा, स्कूल नंबर आपका होगा, सब्जेक्ट भरना है, रोल नंबर आपको भरना है 2 करोड़ दिस लाख दिस थाउजेंड टाइप में, गार्जियंस का नाम और कैंडिडेट नेम। चलो भाई, तो फोकस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग, तो केमिस्ट्री पेपर देखो 2024 में सेट नंबर 1 आया था सेक्शन डी में। तो पूछा गया था, देखो क्या तो क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, इसमें पैराग्राफ दे दिए गए और कुछ 2 क्वेश्चंस पूछा गया। देखिए देखो क्वेश्चंस क्या पूछा गया था भाई, कि प्रेडिक्ट वेदर COF6 स्क्वायर ब्रैकेट 3- ए डाया और पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो देखो CO कोबाल्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर से 27 दिया गया है। यहाँ पे चार्ज कैसे निकालोगे, इसको x मान लो, +6 इंटू एफ में -1 चार्ज इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो CO पे कितना चार्ज है +3, जब ये +3 में होगा तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब फ्लोरीन कैसा बताइए है, फ्लोरीन F- ये कैसा बताइए है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब पूछा जाता है भाई वीक फील्ड क्यों होगा ये, तो आप ऐसे याद कर सकते हो ना, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डू नॉट वांट टू गिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, इसलिए कैसा हो जाता है वीक फील्ड। और जब देना नहीं चाहेगा तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसलिए इसके डी में कैसे मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसा मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 2 3 4 5 और 6 4 अनपेयर्ड हो गए, इसलिए कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक। इतना ही आपको लिखना था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते थे F- वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसलिए कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। फिर देखो पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा। देखो EN को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। अगर डाइडेंटेट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 पेयर को शेयर करेगा, ठीक। तो 2 बार लिखा है तो 4 हो गया, और 2 Cl से 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 6। तो आपको एग्जाम में से लिखना था 6। डाइडेंटेट कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो 2 आपको पढ़ना है सिमेट्रिकल में, कौन सा, ऑक्जिलेट यानी ऑक्जिलेटो, और एक EN का नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन। बात समझ में आ रही है? फिर देखो पूछा गया था IUPAC ने, बताया इसका क्या होगा भाई, तो PT अमोनिया का होल 2 और Cl2। एक और ध्यान देना, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना होता है, अगर पॉलीडेंट सॉरी अगर मोनो एटॉमिक है तो उसको आपको ब्रैकेट नहीं लिखना है, अगर पॉली एटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक। बात समझ में आई? तो देखो अब इस स्क्वायर पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम एज सच लिखा जाता है, उसमें चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव वाला होता है तो प्लेटिनम को हम क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट। बात समझ में आई? तो देखो भाई इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, डाईएमीन। यहाँ ध्यान देना स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, AMMIN नहीं होना चाहिए अमोनिया के लिए, ठीक। उसके बाद डाईक्लोराइडो, फिर लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद फोर्थ, और प्लस चार्ज है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कैटायन। ये 4 कहाँ से आया, देखो भाई 2 प्लस चार्ज इसके ऊपर है, Cl पे 2 माइनस होता है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो PT पे कितना चार्ज जाएगा 4 प्लस। तो बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CONH3 का होल 6 और 3+, बताओ भाई कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। तो देखो एक सेम, देखो इतना अच्छा काम कर दिया बोर्ड ने, यहाँ भी CO3 दिया था, यहाँ भी दे दिया। अगर आप इतना काम कर सकते थे तो आराम से काम आपका हो जाता। देखो तो फिर देखो यहाँ 3D6 है, लेकिन कौन सा लिगेंड लगा है यहाँ पे, अमोनिया। तो इसको याद कर लो भाई, D4 से लेकर और D7 इलेक्ट्रॉन्स हो, और कौन कौन से लिगेंड हो, अमोनिया हो, CN- हो, और CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक, EN हो, और NO2- हो। ये सारे क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं।
तो बात समझ में आई। अगर D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़े और ये लिगेंड दिखाई पड़े तो पेयरिंग करवाता है, ठीक है। तो देखो भाई D6 दिखाई पड़ रहा है, अमोनिया पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराने के बाद क्या मिल जाएगा बताइए, डी में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड हो जाएंगे, तो 1 2 1 2 1 2, तो देख रहे हो पेड हो गया। इसका मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है आपको यहाँ पे D2sp3। तो इनर वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है D2sp3, इनर मतलब इनर डी ऑर्बिटल यूज किया। एक पूछेगा देखो NiNS3 का होल 6 2+, ये बताओ किसका शेप बताइए और इसकी बताइए हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यहाँ भी देख लो भाई, निकिल अमोनिया का होल 6 और इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे 2+ चार्ज, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो सारा चार्ज किसके ऊपर, अगर निकिल के ऊपर, तो निकिल यहाँ 2+ के फॉर्म में है, और जब 2+ के फॉर्म में तो डी में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये आपको बताया गया था ना कि D4 से D7 में आपको देखना है स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड, यहाँ D8 हो गया तो अमोनिया पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसलिए क्या होगा ये बाहर का डी यूज करेगा, और जब बाहर का डी यूज करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। अब यही देखो क्यों हुआ है, अमोनिया 6 टाइम्स है यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 6 इसको चाहिए ऑर्बिटल्स, तो नाम क्या हो जाएगा 6 ऑर्बिटल मतलब sp3d2। तो बात समझ में आई, ये तो हमारा आंसर था। देखो बेटा अब बच्चे ने देखो क्या किया था, देखो बच्चे ने भी वही किया था, CO का 3+ लिखा, डी में 6 दिखाया और लिख दिया फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, इसलिए कैसा बनेगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाएगा साथ में ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट उसने क्या किया, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना था 6, इसने पूरी कहानी बता दी, आप नहीं चाहते तो नहीं लिखते, 6 में भी आपको आंसर मिल जाता, नंबर मिल जाता, ठीक है। फिर देखो पीटी वाले का सेम, डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4th आयन लिखा है, बोर्ड ने भी यही आंसर दिया था आयन, आप कटायंस लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम लोग, तो CO NH3 का होल 6 बताए थे भी आपको, यहाँ पे डी में 6 मिला और डी में 6 मिला और अमोनिया दिखाई पड़ गया, तो ये क्या बनाएगा बताइए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी D2sp3। वही कहानी इसने भी लिखा है बच्चे ने, इसका आर पार्ट इसने नहीं किया है, ठीक। अब देखो CBSE बोर्ड का आंसर क्या था, पैरामैग्नेटिक फर्स्ट वाले का F1 डज नॉट काट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। बात समझ में आई। कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर सिर्फ क्या लिखा 6, इसका आंसर क्या लिखा डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4th आयन, और यहाँ पे क्या बताया इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा है बिकॉज NH3 काज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हो गया आंसर। आर वाला पार्ट देखो जो बताया गया था आपको अमोनिया के लिए, निकिल के साथ अमोनिया जो लगा हुआ था, ठीक। इसमें क्या कंडीशन देखो बताओ, इसमें देखो सारा चार्ज इसके ऊपर होगा निकिल के ऊपर, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, इसलिए हम लोग उसको न्यूट्रल लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। पूछ लेगा न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल बताइए, तो अमोनिया का एग्जांपल है, वाटर उसका एग्जांपल है, ठीक। अब देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2+ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गायब हो गए, अब क्या बचा बताइए 8 बचा डी में, अब डी में 8 है अमोनिया लिखा है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। तो देखो अब कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, तो बाहर का देखो 4s यूज करेगा, 4p यूज करेगा और 4d यूज करेगा, तो 6 ऑर्बिटल यूज किया तो क्या बन गया sp3d2, यही पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन, और 6 ऑर्बिटल दिखाई पड़ रहे हैं तो शेप कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। तो बात समझ में आई। अब इस बार बोर्ड ने सैंपल पेपर में क्या चेंज किया है कि पहले ए वाले में 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, फिर बी वाले में एक ऑप्शन दिया जाएगा एक नंबर का और फिर एक सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 29 में थोड़ा सा ये चेंजिंग की गई है। 30 में देखो पूछा क्या गया था भाई, गैल्वेनिक सेल दे दिया गया, अब पूछा गया गैल्वेनिक सेल के बारे में सारी कन्फर्मेशन दे दी गई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कुछ क्वेश्चन देखो जो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। तो पहला पूछा गया बताओ भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज क्या करता है भाई, 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, प्रिवेंट द जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, ये सब इसके यूज है, आपको कोई एक यूज लिखना था, ठीक। फिर पूछा व्हेन डज द गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ऐसा कब होगा भाई जब ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो मोर देन 1.1 वोल्ट हो जाए। तो गैल्वेनिक सेल की वोल्टेज कितना होता है 1.1 वोल्ट, अगर इससे ज्यादा कर दोगे तो ये कैसा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसमें 3 कंडीशन देखो पूछी जाती है, जब ई एक्सटर्नल मोर देन 1.1 कर दें तो क्या हो जाएगा बताइए, तो सेल कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब क्या है गैल्वेनिक सेल का जो एनोड था वो कैथोड की तरह काम करेगा और जो गैल्वेनिक सेल का कैथोड था एनोड की तरह काम करेगा। बात समझ में आई, बोलो ये कैसा सेल होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यही कह दे बताओ ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट एग्जैक्ट कर दें हम लोग, तब क्या करेंगे हम लोग, तो अगर इसको आपने एग्जैक्ट कर दिया तो नाइदर फ्लो करंट और ना ही कोई लॉस होगा किसी भी
सॉरी एनोड पे कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। और एक पूछा जाता है, बताओ ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या कर दें, लेस देन 1.1 कर दें, तो ये कैसा सेल हो जाएगा, तब गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। और गैल्वेनिक सेल में क्या था भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रिडक्शन, एनोड पे लॉस हो रहा था, बोलो Zn का, और कैथोड पे कॉपर का मास बढ़ रहा था। बात समझ में आया। एनोड कैसा था, निगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। ये आपको जानना होता है। बाकी कंटेनर ध्यान देना, ये कंटेनर इधर कहाँ बनेगा, कैथोड की तरफ, राइट वाला आपका कैथोड होगा, और ये क्या होगा आपका एनोड। बात समझ में आई। एनोड पे हमेशा क्या करना आपको, ऑक्सीडेशन। फिर पूछा तो बताओ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टोर्ड इन द पार्ट ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक में पूछा जिंक का कंटेनर है, उसमें कॉपर सल्फेट रख सकते हैं हम लोग। तो देखो एक हम निकालते हैं ई0 सेल की वैल्यू। ई0 सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बात समझ में आई, बोलो। अब देखो भाई, इसमें आपको दिया है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव का मतलब कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेगेटिव का मतलब कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ये कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात समझ में आई। तो निगेटिव वैल्यू का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जितना ज्यादा निगेटिव उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, रिड्यूसिंग का मतलब दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो देखो कैथोड की वैल्यू क्या दी गई भाई यहाँ पे, प्लस 0.34 माइनस 0.76। आंसर कितना आएगा इसका, 1.1 वोल्ट पॉजिटिव में। तो ध्यान देना, अगर ई0 सेल पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब कॉपर सल्फेट को हम लोग जिंक के पार्ट में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई। फिर तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच चार्ज इन द टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो कहा 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस। इसको अच्छे से याद कर लो भाई। MnO4 के 3 रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो अगर ये तोड़ रहा है किसमें, Mn2 प्लस में, इसका मतलब मीडियम कौन सा होना चाहिए, एसिडिक। तो KMnO4 टूटता किसमें, Mn2 प्लस में, एसिडिक मीडियम में, ठीक। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 O है, यहाँ पे हम 4 वाटर लिख देंगे। बात समझ में आई। जैसे आपने 4 वाटर वहां पे ऐड किया इसके अपोज में, तो देखो H कितना बढ़ गया, 8, तो इधर हम क्या ऐड कर देंगे, 8H प्लस। अब देखो इससे एटम तो बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करना है, तो 8 प्लस और 1 माइनस, टोटल बचा 7 प्लस। इधर कितने प्लस है, 2 प्लस, तो हमको 2 प्लस करना बराबर, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। यही जो 5 इलेक्ट्रॉन है, यही है क्या, 5 फैरेड या 5 फैराडे। और 1 फैराडे में कितना होता है, 96,487 कूलाम पर मोल, या इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 96,500 कूलाम, ठीक। तो यहाँ पे पूछा कितने फैरेड चाहिए, कितने फैराडे चाहिए, तो आप 5 लिखेंगे। अगर कूलाम पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 96,500 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे इससे पूछा था कितना, तो आपसे लिखना था 5F। नेक्स्ट देखो पूछा है 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। तो देखो भाई, अगर हम वाटर को तोड़ते हैं किसमें, O2 में, इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई हम लोग। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 मोल को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 फैरेड। तो 1 मोल को कितना चाहिए, तो 1 मोल में कितना चाहिए आपको, 2 फैरेड। यही आपको करना था आंसर में। तो चलो बेटा देखो, ये तो हमारा आंसर था। देखो अब देखो बच्चे ने क्या किया, देखो लिखा फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज गर्मिलिक सेल इज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 2 हाफ सेल एंड एक्ट एज ब्रिज फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट। ओके, तो अगर आप इसमें लिख देते प्रिवेंट जंक्शन पोटेंशियल कंप्लीट द सर्किट, तभी आपको नंबर मिल जाता। सेकंड कह रहा है गैल्वेनिक सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग वोल्टेज, वही जो आपको बताया था, एक्सटर्नल एक्सीड द पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ द सेल, यानी 1.1 वोल्ट से ज्यादा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, इतना लिखना था। देखो बेटा यहाँ देखो फिर वही काम किया, इनर्ट सेल निकाला, प्लस में आया। प्लस का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, that cell reaction is feasible and cell occurs on the account copper having a positive reduction potentials and zinc oxidation being the favored as well। ये सब कहानी लिखने को जरूरत नहीं थी, अगर आप इसको ले देते इनर्ट सेल क्या है, पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, इसलिए हम लोग कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। अब देखो भाई बोर्ड ने क्या किया है भाई, लिखा इट अलाउज फ्लो ऑफ आयंस एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। एक पॉइंट आप ये लिख सकते थे,
सेकंड पॉइंट लिखा है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको भी लिख सकते थे आप, ठीक है, या लिखा एनी अदर करेक्ट रीजन, कोई भी रीजन लिख सकते थे जो साल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन करता हो, तो आपको एक नंबर मिलता। फिर देखो बी वाले में क्या कहा है, व्हेन ईच टर्मिनल इज मोर देन ई सेल, ठीक, या 1.1 वोल्ट से ज्यादा भी कर देते डैनियल सेल के लिए, तो आपको एक नंबर मिल जाता। फिर देखो का इनर्ट सेल निकाला, यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव आया, अब का पॉजिटिव है, रिएक्शन टेक प्लेस, सो कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द जिंक पार्ट, और उसको आर में देखो क्या तो बताया था ना 5F और 2F रखा गया है, तो बात समझ रहे हैं। तो वाटर वाले केस में क्या था, अगर इसको आप तोड़ते तो कुछ ऐसा ही मिलता, O2 प्लस 4H प्लस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैरेड, लेकिन ये 2 मोल वाटर के लिए था, अब पूछा है 1 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए चाहिए आपको 4 फैरेड, तो 1 के लिए कितना चाहिए आपको 2 फैरेड। तो बात समझ में आ रही है, ये सारी कहानी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो देखो गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं, देखो हम लोग। अच्छा अभी देखो क्या चेंजिंग किया बोर्ड ने, अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव और 2 एक और ऑब्जेक्टिव होगा। इस पार्ट में आपको 2 मिलेगा सब्जेक्टिव नंबर और 2 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, उसका एक आर मिलेगा, ठीक है आपको। जिस साल ऐसा नहीं किया गया था, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इस बार 30 वाले पार्ट में उसने चेंजिंग किया। क्या चेंजिंग किया है कि पहला पार्ट यानी पहला क्वेश्चन नंबर ए तो होगा 2 नंबर का, और उसके बाद बी और सी नंबर एक नंबर का होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। तो चलो भाई हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, तो गैल्वेनिक सेल एक बार फिर से देख लो भाई, तो गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है भाई, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 कंटेनर्स होंगे ऐसे, ठीक, यहाँ पे आप एक राड लगाएंगे, ये राड किसकी होगी, जिंक की, यहाँ पे एक राड होगी कॉपर की, इसको एक वायर से जोड़ दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, साल्ट ब्रिज, ठीक है, इसमें क्या भरा होगा KNO3, बोलो ये क्या है, साल्ट ब्रिज, ठीक है, और KCl, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्लो होगा देखो, हाँ अब देखो बेटा क्या होगा, इसमें कंटेनर्स में क्या होगा, जिंक सल्फेट, इसके कंटेनर में क्या है, कॉपर सल्फेट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा कॉपर, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, Zn से क्या बनेगा Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। अब देखो Zn यहाँ पे आएगा 2 प्लस के फॉर्म में, तो अगर यहाँ पे मान लो NO3 है तो इधर क्या निकल के आएगा NO3 माइनस, यहाँ देखो क्या बचेगा, कॉपर जाके इस पे जमा होगा, तो यहाँ क्या बचेगा सल्फेट 2 माइनस, इसलिए इधर से क्या निकल के आएगा K प्लस, ताकि क्या करे कंटेनर्स को न्यूट्रलाइज रखे, ठीक है, टू प्रिवेंट द जंक्शन पोटेंशियल आल्सो। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, और इसके अपोज में क्या फ्लो करेगी करंट, तो ये आपको याद रखना है। तो ये गैल्वेनिक सेल है, यही जब वोल्टेज क्या हो जाएगा बताओ, मोर देन 1.1 वोल्ट से ज्यादा, तो क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब ये कैसा बिहेव करेगा एनोड का, और ये कैसा बिहेव करेगा कैथोड का। अच्छा गैल्वेनिक सेल में देखो ये नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, और ये कौन सा होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स, इतना आपको ध्यान देना होता, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। बाकी आप जान ही रहे हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर 100% in chemistry to all exam by team ultimate. Thank you dear.